हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 18 अप्रैल 2020 की वोकैब जो कि इम्पॉर्टेंट है और हमने ली है द हिंदू एडिटोरियल से। तो चलिए देखते हैं 18 अप्रैल 2020 के लिए द हिंदू एडिटोरियल से कौन कौन सी वोकैब इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें याद रखनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है फैक्शियस। फैक्शियस का मतलब होता है किसी पर्सन की ऐसी पर्सनैलिटी जिसे कलह पसंद हो, यानी कि लड़ाई पसंद हो, जो कि लोगों के बीच में लड़ाई करवाने की चाहत रखता हो। ठीक है, तो फैक्शियस अगर हम बोलेंगे कि तुम्हारी पर्सनैलिटी फ्रैक्शियस है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी फ्रैक्शियस पर्सनैलिटी का मतलब ये हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, कॉन्फ्लिक्ट कराने वाली है, यानी कि झगड़ा कराने वाली है। ठीक है, सो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब देखिए क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है अ सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट, एक सीरियस डिसएग्रीमेंट हो जाना, आर्ग्यूमेंट हो जाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। ओके, टाइपिकली कैसा होना जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती हो, संघर्ष हो जाती हो, झगड़ा हो जाता हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। किसी पर्सन की फ्रैक्शियस पर्सनैलिटी से ये मतलब होता है कि वो पर्सन कैसा है, लड़ाई करवाने वाला है, झगड़ा कराने वाला है। जैसे कि दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो तीसरे बंदे ने आगे और झगड़ा करवा दिया, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, फैक्शियस पर्सनैलिटी है उस पर्सन की। तो क्या बोलेंगे, यू आर अ फैक्शियस पर्सन। ठीक है, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फैक्शियस। एंड अब देखिए वेरिंग एंड डिविजिव इसके सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिंग का मतलब भी यही होता है, एक तरह से युद्ध वाली स्थिति हो जाना। ठीक है, यानी कि जीने मरने की कंडीशन आ जाना, जब लोग जीने मरने पर उतारू हो जाते हैं, मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ठीक है, सो ऑफ टू और मोर पीपल और ग्रुप्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोग या फिर ग्रुप्स एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट में हों, यानी कि लड़ाई में हों। ठीक है, उसे कहते हैं वेरिंग। ठीक है, सो वेरिंग का मतलब होता है कि लड़ाई, और लड़ाई के बीच में दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में। ठीक है, अब देखिए डिविजिव क्या होता है। डिविजिव का मतलब होता है बांटने वाला, वो इंसान जो लोगों को बांटता हो, डिवाइड करता हो। टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट। ठीक है, टेंडिंग टू कॉज डिसएग्रीमेंट और हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट पैदा करे, हॉस्टिलिटी शत्रुता पैदा करे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविजिव। सो डिविजिव का मतलब होता है बांटने वाला। ठीक है, वेरिंग का मतलब होता है युद्ध, किन के बीच में, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में या ग्रुप के बीच में। फैक्शियस का मतलब होता है ऐसा पर्सन की पर्सनैलिटी से जो कि कन्फ्लिक्ट कराता हो, यानी कि लड़ाई झगड़ा कराता हो। ठीक है, जैसे कि अगर आपको कोई पर्सन ऐसा दिखता है तो आप उसे क्या बोलोगे, तो यू आर फैक्शियस, मतलब इस टाइप के पर्सन को बोलते हैं फैक्शियस। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। एग्रीइंग एंड कॉन्ग्रुएंट। एग्रीइंग का मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, मान लेना। एग्रीइंग का मतलब क्या होता है, सहमत होना, यानी कि मान लेना। अनुकूल होना किसी चीज़ के, या राजी हो जाना। ठीक है, हैव द सेम ओपिनियन अबाउट समथिंग, लाइक किसी का ओपिनियन जैसा है वैसा ही ओपिनियन आपका है। तो अगर दोनों के सेम ओपिनियन है तो ऐसे में क्या होगा, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, सो दैट्स वाई ये जो वर्ड है इसका, इन सभी वर्ड्स का लाइक फैक्शियस, कॉन्फ्लिक्ट, वायरिंग, डिविजिव, इन सभी का अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, लड़ाई झगड़ा कराने की बात हो रही थी, होने की बात हो रही थी, राइट। बट यहाँ पर एग्रीइंग में क्या होता है, सहमत होने की बात हो रही है, एग्री होने की बात हो रही है। दैट्स वाई दिस इज अपोजिट टू फैक्शियस। ओके, अब देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट भी इनका एंटोनिम है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब भी होता है एक तरह से सहमत होना। ठीक है, या फिर शांति में होना। ठीक है, यानी कि इन हारमोनी, इन एग्रीमेंट। ठीक है, या अनुकूल होना किसी के। ठीक है, आइडेंटिकल होना। ठीक है, एक समान। ठीक है, सो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है एग्रीमेंट में होना एंड हारमोनी में होना। ठीक है, या हम बोल सकते हैं किसी चीज़ के फेवरेबल होना। ठीक है, सूटेड होना, कंपैटिबल होना। ठीक है,
इस तरह के वर्ड्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो कंपैटिबल, फेवरेबल, ये सभी कॉन्ग्रुएंट के मीनिंग होते हैं एंड इन सभी का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सो आई होप इन सभी में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं सारे वर्ड्स जो हैं सभी को एक्सप्लेन करूँगी, चाहे वो सिनोनिम हो, चाहे वो एंटोनिम हो, चाहे वो वर्ड हो, सारे वर्ड्स को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी वर्ड आ सकता है, प्लस एग्ज़ाम में तो आ ही सकता है, प्लस इसको आपको इन सभी का मीनिंग पता भी होना चाहिए। दीज आर कॉमन वर्ड्स, ठीक है। चलिए, द फैक्शियस बॉस टर्न द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट वन अदर, ठीक है। फैक्शियस बॉस ने क्या किया, अब देखो यहाँ पे बॉस को फैक्शियस बोला जा रहा है ना, तो मैंने कहा था ना कि किसी पर्सन को हम फैक्शियस बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फैक्शियस वो होता है जो कि लोगों के बीच में झगड़ा कराए, ठीक है। सो फैक्शियस बॉस को बोला जा रहा है यहाँ पे, यानी कि बॉस को फैक्शियस बोला जा रहा है। तो उसने क्या किया है बॉस ने, फैक्शियस बॉस टर्न्ड द एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट वन अनदर। फैक्शियस बॉस ने एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, ठीक है। फैक्शियस बॉयज़ ने एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के अगेंस्ट कर दिया, यानी कि खिलाफ कर दिया, ठीक है। तो देखो, खिलाफ करना यानी कि झगड़ा करना, दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करना, अलग अलग करना उनको, ठीक है। इस तरह के सेंस में इस सेंटेंस का हमने यूज़ किया। और आप देख सकते हो कि फैक्शियस का यूज़ हमने एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे किया है बॉस के लिए, क्योंकि बॉस क्या है, एक नाउन है, ठीक है। बॉस क्या है, आप बताओ, बॉस क्या है, एक नाउन है। और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है, यस, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉरे। फॉरे का मतलब होता है अटैक, ठीक है, आक्रमण करना, यानी कि अटैक करना, दैट इज कॉल्ड फॉरे, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, परस्यूट एंड असॉल्ट, ठीक है। परस्यूट का मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है, किसी का पीछा करना। अब वो पीछा हम किसी पर्सन का करना या फिर किसी टारगेट का पीछा करना, जैसे कि आपकी लाइफ का टारगेट क्या है, आपकी जॉब, राइट। सो आप उसका पीछा कर रहे हो, यानी कि परस्यूट कर रहे हो। सो परस्यूट करने का मतलब होता है पीछा करना, एंड चाहे वो पर्सन हो या फिर कोई टारगेट हो, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। परस्यूट करने का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है। एंड असॉल्ट का मतलब देखिए क्या होता है, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, यानी कि मेक अ फिजिकल अटैक ऑन, किसी पर फिजिकल अटैक करना, ठीक है, हमला करना, एक तरह से धावा बोलना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब क्या होता है, धावा बोलना एक तरह से, ठीक है, चढ़ाई करना किसी पर और हमला करना, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड असॉल्ट। सो असॉल्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया, परस्यूट का मीनिंग समझ में आ गया। पीछा, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा किसी पर्सन का भी कर सकते हैं उसे मारने मुड़ने के लिए, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज़ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो परस्यूट जो है, एक आप देख सकते हो, परस्यूट एक ऐसा वर्ड है जिसे आप नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो एंड पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, और पीछा किसी लक्ष्य का भी किया जा सकता है और किसी पर्सन का भी किया जा सकता है। अगर आप टारगेट का पीछा कर रहे हो तो वो पॉजिटिव हुआ एक तरह से, लेकिन आप किसी पर्सन का पीछा कर रहे हो उसे लड़ाई करने के लिए, उसे उसको हार्म करने के लिए, तो ये परस्यूट का यूज़ फिर हम इस तरह से नेगेटिवली भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई ये ऐसा वर्ड है जिसका हम यूज़ पॉजिटिवली भी कर सकते हैं, नेगेटिवली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फॉरे का मीनिंग, परस्यूट का मीनिंग एंड असॉल्ट का मीनिंग, ठीक है। अब देखिए रीग्रुप का मीनिंग क्या होता है। रीग्रुप का मीनिंग होता है फिर से इकट्ठा करना, ठीक है। देखो, रीग्रुप जो वर्ड है इसी से पता चल रहा है, ग्रुप, ठीक है, और री, इन दोनों का मतलब क्या हुआ कि री मतलब तो फिर से होना कोई काम है ना, और ग्रुप मतलब ग्रुप बनाना। तो री ग्रुप यानी कि फिर से इकट्ठा होना, तभी तो ग्रुप बनेगा, ठीक है। सो रीअसेंबल होना, रीअसेंबल का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना। रीअसेंबल और कॉज टू रीअसेंबल इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में क्या हो जाना, रीअसेंबल हो जाना, यानी कि रीग्रुप हो जाना, ठीक है। सो टाइपिकली कब होता है ये, जब जैसे मान लो दो लोग हैं, ठीक है, एक पर्सन का, मान लो राजा है दो, ठीक है, एक राजा है कहीं और का, एक राजा है कहीं और का। तो एक राजा ने दूसरे राजा पर अटैक कर दिया, ठीक है, उसकी सेना ने उसके साथ उस पर अटैक कर दिया दूसरे राजा पर। तो कोई एक तो हारेगा ना, तो जो भी हारा है वो फिर से इकट्ठा हो गया, अपना ग्रुप बना लिया उसने, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड री ग्रुप। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देखिए रिट्रीट क्या होता है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, यानी कि
पीछे हट जाना, स्थान अपना छोड़ देना या विड्रॉ कर लेना अपनी एनिमी फोर्सेस को, यानी कि आप कहीं पे लड़ाई करने जा रहे हो, मान लो दो देशों के बीच में लड़ाई हुई है, तो एक देश ने पीछे हो गया, यानी कि उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सो उसने विड्रॉ कर लिया एंड क्यों, क्योंकि पराजय होने की वजह से, क्योंकि उसकी शक्ति कम हो रही है दूसरे पार्टी के बीच में या दूसरे ग्रुप के बीच में, ठीक है। तो ऑफ एन आर्मी विड्रॉ फ्रॉम एनिमी फोर्सेज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर सुपीरियर पावर ऑफ आफ्टर अ डिफीट, यानी कि एक कोई ऐसा ग्रुप जिसने हार के बाद में पीछे हट गया है, ठीक है, अपनी फोर्सेस को पीछे कर लिया है। सो दैट इज़ कॉल्ड रिट्रीट करना, यानी कि पीछे हटना। आप सिंपली इतना याद रखो कि रिट्रीट करने का मतलब होता है पीछे हटना, रीग्रुप करने का मतलब होता है फिर से इकट्ठा करना, परस्यूट करने का मतलब होता है टारगेट का पीछा करना या किसी पर्सन का पीछा करना, असॉल्ट का मतलब होता है हमला करना, फोरे का मतलब भी होता है अटैक करना। सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे एंड आपको 1% भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से फोरे को किस तरह से यूज़ करते हैं। द ट्रूप्स मेड अ सरप्राइज फोरे एंड ब्रोक द बैकबोन ऑफ द एनिमी। ट्रूप्स ने क्या किया, ट्रूप्स किसको बोलते हैं, जो सेना होती है ना, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो ट्रूप्स ने क्या किया, मेड अ सरप्राइज फॉरे, एक सरप्राइज फॉरे कर दिया, यानी कि एक सरप्राइज अटैक कर दिया। फॉरे का मतलब क्या हुआ, अटैक करना। तो ट्रूप्स ने क्या कर दिया, एक सरप्राइज अटैक कर दिया एंड ब्रोक द बैकबोन ऑफ द एनिमी, एंड एनिमी की जो बैकबोन है वो तोड़ दी, यानी कि ब्रेक कर दी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ट्रूप ने सरप्राइज दिया, मतलब कि कौन सा सरप्राइज, अटैक वाला सरप्राइज दिया, एंड जो अपना शत्रु है, जो अपना दुश्मन है, उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, वो तोड़ दी, ठीक है। सो इस सेंस में यहाँ पे इस सेंटेंस का यूज़ किया गया है एंड वी हैव टू नो दैट हमने फॉरे का यूज़ किस तरीके से किया है। नाउ एज यू कैन सी फॉरे हमने यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो सरप्राइज तो इसके लिए एडजेक्टिव की तरह काम करेगा फॉरे के लिए, एंड आर्टिकल ए जो है वो आपका फॉरे के लिए आया है, क्योंकि आप जानते हो आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, तो यहाँ पे आर्टिकल आया है तो नाउन तो आएगा ही, तो फॉरे यहाँ पर नाउन है, सरप्राइज यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। सो हमें समझना था कि फॉरे का यूज़ हमें सेंटेंस में किस तरीके से करना है, तो वो एज अ नाउन किया जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इन सभी के मीनिंग एंड एग्जाम्पल का मीनिंग सब कुछ आपके समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एंडियर। एंडियर का मतलब होता है अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि किसी का अटेंशन को अट्रैक्ट करना, दैट इज कॉल्ड एंडियर, ओके। सो एंडियर का मीनिंग हुआ कि किसी कोई ऐसा पर्सन जो कि सबका लाडला हो, जिसे सब लोग प्यार करते हो। जैसे आप जानते होंगे कोई छोटा बेबी होता है घर में, तो सब लोग उसे कितना प्यार करते हैं, ठीक है। तो वो सबका लाडला बन जाता है, सब भी उसे प्यार करते हैं। सो उसके अंदर एक पावर होती है बेबी के अंदर के अटेंशन को अट्रैक्ट करने की, दैट्स वाई एंडियर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो कि अटेंशन को अट्रैक्ट करे, ठीक है। सो इसे वर्ब बोलते हैं, ये हमारा एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है एंडियर। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, कैप्टिवेट एंड चार्म। कैप्टिवेट एंड चार्म आर दी सिनोनिम्स ऑफ एंडियर। अब कैप्टिवेट एंड चार्म क्यों है वो समझ लीजिए, क्योंकि कैप्टिवेट का मीनिंग होता है, ये कैप्टिवेट का मीनिंग भी सेम होता है, किसी को मंत्र मुग्ध कर लेना, किसी को मोह लेना, किसी का आकर्षण पा लेना, ठीक है, किसी को मोहित कर लेना, किसी का मन हर लेना, किसी पर जादू डाल देना, ठीक है। सो अट्रैक्ट करना किसी को कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को अट्रैक्ट करना एंड किसी का इंटरेस्ट होल्ड करना, अटेंशन होल्ड करना, ठीक है, किसी एक तरह से चार्मिंग लगना, ठीक है। सो कैप्टिवेट का मतलब क्या हुआ, किसी को क्या करना, मोह लेना, ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड कैप्टिवेट। अब देखिए चार्म का मतलब क्या होता है, चार्म का मतलब होता है वही, इसका मतलब भी सेम होता है, किसी पर लुभाना, मोहित कर लेना किसी को, द पावर और क्वालिटी ऑफ गिविंग डिलाइट और अराउजिंग एडमिरेशन, ठीक है, यानी कि द पावर ऑफ क्वालिटी ऑफ गिविंग डिलाइट और अराउजिंग एडमिरेशन, ठीक है, एंड अ स्मॉल ऑर्नामेंट वॉर्न ऑन अ नेकलेस और ब्रेसलेट। तो ये तो इसका मीनिंग मतलब सीधा सीधा यही होता है चार्म का, कि आपका एक तरह से किसी के पर्सन के अंदर ऐसा चार्म होना कि कोई भी उससे मोहित हो जाए या फिर उसको जो है
आकर्षित कर ले। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो चार्म का मीनिंग ये होता है। डिस्कनेक्ट का मीनिंग देखिए आप जानते ही हैं, डिस्कनेक्ट का मीनिंग होता है कि दो कनेक्शन जो है उनको ब्रेक कर देना। ठीक है, सो ब्रेक द कनेक्शन। ठीक है, किसी कनेक्शन को ब्रेक कर देना बीच में से, उसे बोलते हैं क्या, डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, अब वो कनेक्शन वायर्स के बीच में भी हो सकता है, इसके अलावा दो लोगों के बीच में भी कनेक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन वाला कनेक्शन। ठीक है, सो उसको डिस्कनेक्ट कर देना। एंड रिपल्स का मीनिंग देखिए, रिपल्स का मीनिंग क्या होता है कि किसी को क्या कर देना, खदेड़ देना। यानी कि जैसे मान लो दो लोगों के बीच में, दो फोर्सेस के बीच में लड़ाई हो रही है, तो एक फोर्स को दूसरी फोर्स ने खदेड़ दिया। ठीक है, युद्ध से क्या कर दिया, खदेड़ दिया, यानी कि भगा दिया। सो यानी कि ड्राइव बैक एन अटैक और अटैकिंग एनिमी बाय फोर्स, यानी कि फोर्स के द्वारा किसी एक जो फोर्स है यानी कि एनिमी है उसको खदेड़ देना। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड रिपल्स। तो रिपल्स का मतलब होता है सीधा सीधा कि एक तरह से हार हो जाना, हार हो जाती है तभी खदेड़ दिया जाता है। ठीक है, और प्रतिशोध एक तरह से लेना और हटा देना एक तरह से। ठीक है, सो रिपल्स का मतलब होता है क्या, खदेड़ देना एक तरह से। ठीक है, और इसको हम दूसरा मीनिंग इसका ये भी होता है कि घृणा होना, किसी से नफरत होना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिपल्स। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में हम एंडियर को किस तरीके से यूज़ करेंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू एंडियर माई सन ब्रिंग हिम चॉकलेट्स। अगर तुम मेरे सन को एंडियर करना चाहती हो, एंडियर का मतलब हुआ अट्रैक्ट करना चाहती हो, अगर तुम मेरे सन का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम मेरे सन का अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहती हो तो उसके लिए चॉकलेट्स लेके आओ। ठीक है, सो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है, आप मीनिंग समझ गए होंगे। एंड जो एंडियर है उसका यूज़ यहाँ पर हमने एज अ वर्ब किया गया है। ठीक है, सो एज अ वर्ब इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो, टू के बाद एंडियर का यूज़ किया है और टू के बाद हम वर्ब का यूज़ करते हैं, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। सो इस तरह से यहाँ पे एंडियर का यूज़ जो है एज अ वर्ब फर्स्ट फॉर्म किया गया है। ठीक है, चलिए आई होप दिस इज क्लियर। इन सभी के मीनिंग आपको समझ में आगे होंगे। एंडियर का मीनिंग मैंने आपको बताया, अटेंशन अट्रैक्ट करना। कैप्टिवेट का मतलब भी होता है किसी को मोह लेना। ठीक है, एंड चार्म का मतलब भी होता है किसी को मोह लेना। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है कनेक्शन ब्रेक करना। रिपल्स का मतलब होता है किसी से नफरत करना या किसी को मैदान से खदेड़ देना। ठीक है, और एग्जाम्पल सेंटेंस में हमने देख लिया कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है फिगरेटिव। फिगरेटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट यानी कि एक तरह से इनडायरेक्ट तरीके से कोई बात कहना, फिगरेटिव। सो फ्रेंड्स, फिगरेटिव का मीनिंग होता है किसी बात को इनडायरेक्टली बोलना। ठीक है, सो इनडायरेक्टली अगर आप किसी बात को कह रहे हो तो उसे कहते हैं फिगरेटिव, यानी कि एक तरह से व्यंजनापूर्ण तरीके से, यानी कि डिपार्टिंग फ्रॉम लिटरल यूज ऑफ वर्ड्स, यानी कि आप जो लिटरल यूज ऑफ वर्ड्स करते हो, वर्ड्स का यूज़ करते हो, यानी कि जो हमारी बेसिक लैंग्वेज है उसका यूज़ ना करके एक अलग ही तरीके से किसी बात को कहना, जिससे कि एक तरह से अलंकारिक तरीके से वो लगे। ठीक है, सो इसी तरह से मेटाफोरिकल का मीनिंग भी वही होता है कि अलग तरीके से अपनी बात को कहना। ठीक है, इम्पैक्ट डालना अपनी बात पर, जो कि आर्टिस्ट करते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, इसे हम वर्क ऑफ आर्ट भी कहते हैं। सो ऑफ एन आर्टिस्ट और वर्क ऑफ आर्ट रिप्रेजेंटिंग फॉर्म्स दैट आर रिकॉग्नाइजेबली डिराइव्ड फ्रॉम लाइफ, कि लाइफ से उन्होंने कुछ सीखा और उन्होंने जो अपने जो विचार थे, ठीक है, उनको फिगरेटिव तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जैसे अगर अपने कोई विचार को, अपने थॉट्स को फिगरेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करता है, फिगरेटिव तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि वो बेसिक लैंग्वेज का यूज़ ना करे, वो अलग ही तरीके से अपनी बात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करे, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश करे, दैट इज़ कॉल्ड मेटाफोरिकल एंड फिगरेटिव। सो मेटाफोरिकल का मतलब भी वही होता है जो कि फिगरेटिव का होता है। अब देखिए एलेगोरिकल का मतलब क्या होता है। एलेगोरिकल का मतलब होता है वही सेम कि किसी चीज़ को किस तरह से बोलना, एक तरह से एलिगरी हो जिसमें, ठीक है, यानी कि फिगरेटिव तरीके से बोलना। ठीक है, इफ़ यू आर टेलिंग समथिंग इन फिगरेटिव वे देन दैट इज़ कॉल्ड एलेगोरिकल। ठीक है, सो वियतनामी सॉन्ग्स आर वेरी मेटाफोरिक, यानी कि इसमें एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि वियतनामीज़ का जो सॉन्ग होता है वो बहुत ही मेटाफोरिक होता है। ठीक है, एंड एलेगोरिकल होता है। ठीक है, एंड सॉफ्ट होता है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, एलेगोरिक एंड मेटाफोर का, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, अपनी बेसिक लैंग्वेज में नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। एंटोनिम्स होते हैं इसके लिटरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। लिटरल का मतलब होता है
टेकिंग वर्ड्स इन देयर यूजुअल और मोस्ट बेसिक सेंस, यानी कि ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना जो कि यूजुअल हैं, मोस्ट बेसिक सेंस वाले हैं, ठीक है, बिना मेटाफॉर के, बिना एलेगोरी के, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना उसे कहते हैं लिटरल। ठीक है, लिटरल किसे कहते हैं कि ठीक ठीक जो अपनी लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, जो यूजुअल है, उसका यूज़ करके कोई बात कहना, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल। एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधे सीधे अपनी बात बोलना, घुमाना फिराना नहीं। तो घुमाना फिराना नहीं यानी कि सीधे सीधे अपनी बात बोलना, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, सो आपने देखा कि यहाँ पर लिटरल में स्ट्रेट फॉरवर्ड था, यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी अपनी बात कहना, कठिन शब्दों का या फिर इनडायरेक्ट तरीके से ना बोलना। और यहाँ पर था फिगरेटिव, इनडायरेक्ट, मेटाफोरिकल, एलेगोरिकल, बिल्कुल इनडायरेक्ट वाले सारे वर्ड थे यहाँ पर। सो दैट्स वाई ये इनडायरेक्ट वर्ड्स हैं और ये आपके डायरेक्ट वर्ड्स हैं, इसलिए ये जो है इन सभी के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। एंड दैट्स वाई लिटरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आर एंटोनिम्स ऑफ फिगरेटिव। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सभी के मीनिंग आपको समझ में आगे होंगे। फिगरेटिव, इनडायरेक्ट, मेटाफोरिकल, एलेगोरिकल, अगर आपको ये एग्जाम में कहीं दिखते हैं तो आपका इनका मीनिंग याद आ जाएगा कि यस, इनका मीनिंग होता है मेटाफोरिकल या इनडायरेक्ट, यानी कि इन सभी का मीनिंग होता है इनडायरेक्ट, यानी कि कोई बात अपनी इनडायरेक्ट तरीके से कहना, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव, मेटाफोरिकल एंड एलेगोरिकल। ठीक है, और स्ट्रेट तरीके से कहना को बोलते हैं लिटरल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। द किड्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द फिगरेटिव स्पीच बाय द ऑरेटर, यानी कि किड्स क्या नहीं समझ पाए, फिगरेटिव स्पीच को नहीं समझ पाए, जो कि किसकी थी, ऑरेटर की थी। ठीक है, सो ऑरेटर जो फिगरेटिव स्पीच दे रहा था उसको किड्स नहीं समझ पाए। ठीक है, द किड्स कुड नॉट अंडरस्टैंड द फिगरेटिव स्पीच बाय द ऑरेटर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है एनेमोर। तो हमने यहाँ पे फिगरेटिव का यूज़ किस तरीके से किया हुआ है, एडजेक्टिव की तरह किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीच क्या है, नाउन है, और स्पीच के लिए हमने फिगरेटिव का यूज़ किया है कि स्पीच कैसी थी, स्पीच फिगरेटिव थी। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में बताते हैं कि कोई पर्सन कैसा है या कोई चीज़ कैसी थी, तो उस पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए कि वो पर्सन कैसा था और या पर्सन की चीज़ कैसी है, तो ये बताने के लिए जिन वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम स्पीच को बता रहे हैं कि स्पीच कैसी थी, स्पीच फिगरेटिव थी, तो इसलिए ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये स्पीच के बारे में बता रहा है, यानी स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, सो ऐसा वर्ड जो कि नाउन को मॉडिफाई करता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, दैट्स वाई फिगरेटिव यूज्ड है एज एन एडजेक्टिव। तो आप हमेशा ध्यान रखना फिगरेटिव का यूज़, एग्जाम्पल ये सेंटेंस या फिर कोई भी सेंटेंस जो आप खुद से बनाना चाहो उसमें किस तरीके से करना है, एज एन एडजेक्टिव करना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है एनामोर। एनामोर का मतलब होता है डिलाइटेड बाय, यानी कि आनंदित होना। ठीक है, आनंदित होने का मतलब क्या होता है, खुश होना, एकदम फैसिनेट हो जाना, एंचेंट हो जाना किसी चीज़ से। ठीक है, उसे बोलते हैं। सो इनेमर का मतलब होता है मतलब किसी को आकर्षित कर लेना। ठीक है, इनेमर का मतलब क्या होता है, किसी को आकर्षित कर लेना, किसी को मोहित कर लेना, किसी को लुभाना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड इनेमर। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने आपको पीछे एक वर्ड भी बताया था जिसका मीनिंग भी इनेमर था, यानी कि एंडियर। एंडियर का मतलब क्या था, अटेंशन अट्रैक्ट करना। ठीक है, कैप्टिवेट का मीनिंग भी वही था, चार्म का मीनिंग भी वही था। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है ना कि एंडियर का सिनोनिम बताओ, तो आप एंडियर का सिनोनिम इनेमर को भी लगा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब ये होता है क्या कि मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए एंचेंट का मतलब भी वही होता है, एक तरह से मोहित कर लेना। ठीक है, एंचेंट कर लेना किसी को, यानी कि रिझाना, मोहित कर लेना। ठीक है, सो एंचेंट का मतलब ये होता है, एंड फैसिनेट का मतलब भी यही होता है, किसी को फैसिनेट कर देना, यानी कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। ठीक है, या किसी को अपनी तरफ वशीभूत कर लेना। ड्रॉ इरिसिस्टिबली द अटेंशन एंड इंटरेस्ट ऑफ समवन, यानी किसी का अटेंशन गेन करना, किसी का इंटरेस्ट गेन करना, दैट इज कॉल्ड फैसिनेट। ठीक है, तो फैसिनेट हो गया, एंचेंट हो गया, एनामर हो गया, एंड जो मैंने आपको पहले वर्ड्स बताए थे जैसे कि एंडियर, कैप्टिवेट, चार्म, इन सभी का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एनामर कि आपको कई सारे सिनोनिम्स मिल गए। ठीक है, सो चलिए अब देखिए हेट एंड डिसलाइक। हेट एंड डिसलाइक इसके एंटोनिम्स क्यों हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो डिलाइटेड होने की बात हो रही है, एंचेंट करने की बात हो रही है, फैसिनेट करने की बात हो रही है, यानी कि एक पॉजिटिव चीज़ है, यहाँ पर अट्रैक्ट करने की बात हो रही है। लेकिन हेट एंड डिसलाइक का मतलब तो बिल्कुल ही अपोजिट होता है, क्योंकि हेट का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, डिसलाइक का मतलब होता है किसी को पसंद ना करना। सो दैट्स वाई दीज वर्ड्स आर अपोजिट टू इनेमर, बिकॉज इनके मीनिंग जो है बिल्कुल अपोजिट है इन वर्ड्स से। ठीक है, क्योंकि इनके मीनिंग क्या है, अपोजिट है, दैट्स व्हाई हेट एंड डिसलाइक आर एंटोनिम्स ऑफ एनामर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एनामर को आप याद रखना, इसका मीनिंग बहुत ही इजी होता है, जो मैंने आपको पीछे बताए थे मीन वर्ड्स, उन्हीं के जैसा मीनिंग इनका भी होता है। इनके सिनोनिम्स भी हमने देख लिए, एंचेंट एंड फैसिनेट। ठीक है,
अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। My brother is so enamored with cricket that he does not miss a single match। यानी मेरा भाई क्रिकेट से इतना इनेमर्ड है, ठीक है, कि वो कभी भी एक भी सिंगल मैच को मिस नहीं करता है। My brother is so enamored with cricket। मेरा ब्रदर क्रिकेट से इतना अटैच्ड है, इतना वो कनेक्टेड है क्रिकेट से, इतना क्रिकेट को पसंद करता है कि वो एक सिंगल मैच भी मिस नहीं कर सकता है, ठीक है। सो आपने देखा इस तरीके से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। और इनेमर जो है वो कैसे यूज़ किया गया है, एज अ वर्ब यूज़ किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हो हमने ईडी लगा के इसका यूज़ किया है, यानी कि थर्ड फॉर्म में, ठीक है। सो एज के बाद आपकी लाइक पैसिव में अगर आप लिख रहे हो सेंटेंस को तो इज आर एम, इनके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब आती है इनके बाद आप किसका यूज़ करते हो, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर आपको देखना है कि टेंसेज का यूज़ किस तरीके से करते हैं, टेंसेज में किस तरीके से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिए जो कि मैंने कल अपलोड की है, जिसमें मैंने टेंसेज आपको कराए हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज मैं टेंसेज का आपको पार्ट 2 दे दूँगी। कल जो मैंने दिया था वो पार्ट 1 था, और आज मैं आपको पार्ट 2 में कराऊंगी जो मैंने कल पार्ट 1 में कराया था उसके क्वेश्चंस, ठीक है। सो पार्ट 1 के क्वेश्चन मतलब पार्ट 1 में जो मैंने आपको कराया है वो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ बताया है कैसे कैसे टेंसेज होते हैं। और क्योंकि आज मैं उसकी एक्सरसाइज कराने वाली हूँ, इसलिए उस आज के जो वीडियो है उसको देखने से पहले आपका पार्ट 1 को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 को देखते हो तो इससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, आप खुद से आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। हमने सारे वर्ड्स के मीनिंग इसमें समझ लिए, और हमने ये भी देख लिया कि इनेमर्ड का मीनिंग यहाँ पे जो है क्या होता है, और इसका यूज़ सेंटेंस में किस तरीके से किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेप्लेविन, रेप्लेविन का मतलब होता है कॉज ब्राउट टू, केस ब्राउट टू कोर्ट, यानी कि कोई ऐसा कोर्ट केस जो कि कोर्ट में ले गया जाया हो, यानी कि किसी रेप्लेविन का मतलब होता है कोई ऐसा केस जो कि कोर्ट में ले लिया जाए, ठीक है, कोर्ट में ले जाया जाए, उसे कहते हैं रेप्लेविन, ठीक है। और क्या होते हैं इसके सिनोनिम्स, एक्यूजेशन होता है, डिस्प्यूट होता है, ठीक है। रेप्लेविन का मीनिंग आप इस तरीके से भी ले सकते हो कि मान लो कोई पर्सन है जिसका सामान किसी ने हथिया लिया, ठीक है, यानी कि ज़मीन जायदाद किसी और की थी लेकिन उस पर किसी और ने कब्जा कर लिया, तो उस पर्सन ने क्या किया, कोर्ट में केस लेके गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अपनी चीज़ जो है वो हासिल की केस को जीत कर, ठीक है। सो उसे कहते हैं रेप्लेविन, यानी कि ऐसा केस जो कि कोर्ट में ले गया हो, ठीक है, ले जाया गया हो। अ प्रोसीजर वेयर बाय सीज्ड गुड्स मे बी प्रोविजनली रीस्टोर्ड टू देयर ओनर, यानी कि जो सीज्ड गुड्स थे, ठीक है, वो उसके ओनर के पास चले गए, ठीक है, और उसमें कुछ एक्शन लिया गया। वो एक्शन क्या था कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो भी केस चल रहा था उसे कोर्ट में ले जाके उसको सॉल्व किया गया, ठीक है। तो रेप्लेविन का मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अपने माल को छुड़ाना, जैसे कि आपकी ज़मीन जायदाद पे किसी ने कब्जा कर रखा है तो उसको छुड़ाना, ठीक है, उसको प्राप्त करना, उसको पुनः प्राप्त करना, दैट इज़ कॉल्ड रेप्लेविन, ठीक है। सो रेप्लेविन का मतलब आपको समझ में आ गया। अब देखिए एक्यूजेशन का मतलब क्या होता है। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी ने आप पर क्लेम किया, किसी ने आप पर कोई चार्ज लगाया, आरोप लगाया, ठीक है, कि शिकायत की किसी ने आपकी किसी और से, ठीक है। अ चार्ज और क्लेम दैट समवन हैज़ डन समथिंग इलीगल और रॉन्ग, तो यानी कि किसी पर कोई चार्ज लगाना या क्लेम करना कि इसने गलत किया है, इसने इलीगल काम किया है, इसने रॉन्ग काम किया है, इस तरह का क्लेम लगाना उसे कहते हैं एक्यूजेशन। उसे क्या कहते हैं, एक्यूजेशन कहते हैं, ठीक है। डिस्प्यूट का मतलब आप जानते हो, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, झगड़ा, तकरार, ठीक है, झमेला हो जाना, ठीक है, दो विचारों का ना मिलना, दैट इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्या होता है, जब दोनों विचार नहीं मिलते हैं, दो लोगों के विचार जब नहीं मिलते हैं तो डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है। सो आर्ग्यू हो जाती है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आर्ग्यू अबाउट समथिंग, ठीक है, और डिस्कस हीटेडली, यानी कि गर्म तरीके से डिस्कस करना, ठीक है, एंड जीतने लाइक इस तरह से डिस्कस, झगड़ा करना, जैसे कोई एक उसमें से जीतना चाहता हो, ठीक है, तो उस तरीके से सेंस में यहाँ पे डिस्प्यूट का यूज़, डिस्प्यूट का मीनिंग जो है होता है। अब देखिए एक्सकल्पेशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सकल्पेशन एंड रिलैक्सेशन इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ तक पढ़ा जो भी था वो कैसा था, एक तरह से नेगेटिव वर्ड्स थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव वर्ड्स। एक्सकल्पेशन का मतलब होता है सफाई देना,
क्या होता है, सफाई देना या फिर दोष से मुक्ति हो जाना, यानी कि जो भी आप पर आरोप लगाया गया था उससे मुक्ति मिल जाना, यानी कि फ्री हो जाना। ठीक है, सो दोष से मुक्ति मिल जाना, सफाई देना, दैट इज कॉल्ड एक्सकल्पेशन। तो एक्सकल्पेशन मीनिंग कैसा हुआ, एक तरह से पॉजिटिव मीनिंग हुआ। रिलैक्सेशन का मतलब भी वही होता है, रिलैक्सेशन मतलब एक तरह से ढील मिल जाना, ठीक है, रिलैक्सेशन मिल जाना, या फिर टेंशन से, अपनी चिंता से क्या हो जाना, फ्री हो जाना, उसे भी कहते हैं रिलैक्सेशन। ठीक है, तो रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, एक तो आराम करना और एक अपनी टेंशन और चिंता से फ्री हो जाना। ठीक है, और एक आपको छूट मिल जाना, रिलैक्सेशन मिल जाना। सो ये सभी मीनिंग होते हैं रिलैक्सेशन के। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। रिलैक्सेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया, एक्सकल्पेशन का मीनिंग भी आपको समझ में आ गया। एक्सकल्पेशन का मतलब होता है आरोपों से मुक्ति पा लेना। ठीक है, जो भी आप पर आरोप लगाए गए थे उनसे मुक्ति पा लेना। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन का मतलब होता है रिलैक्स हो जाना अपनी चिंता से। एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना कि किसी ने कुछ गलत किया है, किसी पर क्लेम करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या दो ग्रुप्स के बीच में विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना, दो विचारों का ना मिलना। ठीक है, रेप्लेविन का मतलब होता है कोई अपनी चीज़ को छुड़ाने के लिए कोर्ट में केस को ले जाना। ठीक है, और अपनी चीज़ को द्वारा से पा लेना। ठीक है, सो ये सभी मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत ही ईजी मीनिंग है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस, और एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। अनदर एक्शन इज रेप्लेविन विच इज़ यूज्ड टू रिकवर स्पेसिफिक गुड्स। क्या लिखा है, अनदर एक्शन इज रेप्लेविन। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे बोला जा रहा है अनदर एक्शन के बाद में इज लगा के रेप्लेविन, तो रेप्लेविन यहाँ पे एज एन एडजेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है और एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है एंड एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, तो एज अ नाउन इसको सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अनदर एक्शन इज रेप्लेविन, यानी कि अनदर एक्शन कैसा है, रेप्लेविन है, विच इज़ यूज टू रिकवर स्पेसिफिक गुड्स। रेप्लेविन स्टेप एक्शन जो है क्यों लिया गया, क्या अपने जो गुड्स है यानी कि अपना जो सामान है, जो स्पेसिफिक गुड्स है उनको रिकवर करने के लिए। क्यों, क्योंकि उस पर किसी ने कब्जा कर लिया है या कोई ले गया है उनको, तो उनको रिकवर अगर करना है तो रेप्लेविन करना पड़ेगा। रेप्लेविन वाला जो एक्शन है वो लेना पड़ेगा। रेप्लेविन वाला जो एक्शन है यानी कि केस को कोर्ट में ले जाकर इस तरह का एक्शन लेना पड़ेगा अपने गुड्स को रिकवर करने के लिए। ठीक है, सो क्योंकि रेप्लेविन का मीनिंग ही यही था, इसलिए सेंटेंस का मीनिंग भी यही निकल के आया है कि कोर्ट में केस को ले जाके अपने गुड्स को रिकवर करना। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। इन सभी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको 1% भी डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है घिसा पिटा यानी कि सिली। ठीक है, तो घिसा पिटा होना किसी चीज़ का उसे हम कहते हैं ट्राइट। सो ट्राइट का मीनिंग आपने समझ लिया। ट्राइट का मीनिंग होता है घिसा पिटा होना, यानी कि कोई रिमार्क, कोई ओपिनियन या कोई आइडिया, ठीक है, जो कि ओवर यूज्ड हो एंड कंसिक्वेंटली ऑफ लिटिल इम्पोर्ट लेकिन ओरिजिनलिटी ऑफ फ्रेशनेस। यानी कि कोई मान लो आइडिया से अगर हम लेते हैं या फिर कोई ओपिनियन से लेते हैं जो कि बहुत ही बार उस आइडिया को यूज़ किया जा चुका है, उस ओपिनियन को यूज़ किया जा चुका है, तो वो चीज़ पुरानी लगने लगती है और फिर हम कहते हैं ये तो घिसे पिटे आइडियाज़ हैं, ये तो घिसा पिटा ओपिनियन है। ठीक है, तो इस तरह के उसको बोलते हैं। एंड इसके अलावा जो घिसा पिटा यानी कि किसी चीज़ पर कोई रिमार्क लग जाना, कोई निशान लग जाना, तो यानी कि जैसे गाड़ी होती है तो गाड़ी जब घिस जाती है किसी वॉल से या कि एक्सीडेंट की वजह से तो उस पर डेंट आ जाता है, तो उसे बोलते हैं घिसा पिटा यानी कि घिस जाना उसका। ठीक है, सो ट्राइट का मीनिंग ये होता है। एंड इसके बाद देखिए आप कि बैनल का मीनिंग क्या होता है। बैनल का मीनिंग भी होता है कोई चीज़ जो कि घिसी पिटी हो या फिर तुच्छ हो, यानी कि सो लेकिंग इन ओरिजिनलिटी एज टू बी ऑब्वियस एंड बोरिंग, यानी किसी चीज़ की ओरिजिनलिटी में क्या होना, कमी होना, जिसकी वजह से बोरिंग लगती हो वो। ठीक है, यानी कि मामूली सी लगती हो। ठीक है, सो इस तरह के वर्ड से इसका यूज़ किया जाता है बैनल का। यानी कि बैनल का मतलब भी एक तरह से वही हुआ कि कोई चीज़ जो कि लिटिल इंपॉर्टेंस की हो एंड घिसी पिटी हो। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बैनल। एंड डल का मतलब होता है, डल मतलब कोई चीज़ डल लगना यानी कि अच्छी ना लगना। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड डल। एंड डिज़ायरेबल का मीनिंग होता है कोई चीज़ जो कि आकर्षक हो, यानी कि लाइक कोई चीज़ अट्रैक्टिव हो। ठीक है, वांटेड और विज्ड फॉर एज बीइंग एन अट्रैक्टिव यूजफुल और नेसेसरी कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कोई चीज़ जो कि वांटेड हो। वांटेड का मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जिसे हम पाना चाहते हो तो उसे कहते हैं डिज़ायरेबल। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम्हारा डिज़ायर क्या है, तो डिज़ायर से ही ये डिज़ायरेबल वर्ड बना है। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो आप सभी की डिज़ायर क्या है, जॉब लेना, राइट। सो आप सभी की डिज़ायर है जॉब लेना। सो क्या हो गया, वो आपकी जो डिज़ायर है वो डिज़ायरेबल हो गई। ठीक है,
सो डिज़ायरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कि आकर्षित करती हो हमको, जैसे हमारा जो एम है, हमारा जो टारगेट है वो हमें आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो इम्प्रेसिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो कि इम्प्रेशन डालने वाली हो, दैट इज़ कॉल्ड इम्प्रेसिव, ठीक है। सो हमने देख लिया इम्प्रेसिव का मीनिंग, डिज़ायरेबल का मीनिंग भी हमने समझ लिया। डिज़ायरेबल का मीनिंग बहुत ईजी है, इम्प्रेसिव का मीनिंग भी बहुत ईजी है। ट्राइट का मतलब होता है कोई चीज़ घिसी पिटी होना, यानी कि इसकी वैल्यू कम होना। बैनल का मतलब भी होता है कोई चीज़ घिसी पिटी होना, यानी कि उसकी वैल्यू कम होना। एंड डल का मतलब भी होता है कोई चीज़ डल लगना, यानी कि सुंदर ना लगना, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि बैनल, डल, ट्राइट, इन सभी के मीनिंग कैसे थे, नेगेटिव थे। एंड डिज़ायरेबल एंड इम्प्रेसिव ये सभी के मीनिंग कैसे थे, ये पॉजिटिव थे। एंड अपोजिट मीनिंग भी थे। डिज़ायरेबल का मतलब हुआ कोई चीज़ जो कि डिज़ायरेबल हो, यानी कि लाइक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें बहुत पसंद हो और हम उसके बारे में डिज़ायर रखते हो। एंड इम्प्रेसिव चीज़ जो कि हमें इम्प्रेसिव लगे, ठीक है। और एक तरफ ऐसी चीज़ जो हमें घिसी पिटी लगे, इम्प्रेसिव ना लगे। तो इसलिए दोनों के मीनिंग क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। एंड दैट्स वाई अपोजिट मीनिंग की वजह से डिज़ायरेबल एंड इम्प्रेसिव आर द एंटोनिम्स ऑफ ट्राइट। अपोजिट मीनिंग की वजह से डिज़ायरेबल एंड इम्प्रेसिव क्या है, एंटोनिम्स हैं ट्राइट के, ठीक है। तो इन सभी का मीनिंग आपको मैंने समझा दिया है, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं बचा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस। इट इज़ अ ट्राइट रिमार्क दैट डायमंड्स कैन बी पॉलिश्ड ओनली बाय अ डायमंड डस्ट। यहाँ पे क्या लिखा है, ये एक ट्राइट रिमार्क है। ट्राइट रिमार्क का मतलब क्या हुआ कि ये एक घिसा पिटा रिमार्क है, यानी कि निशान है, ठीक है। कोई निशान होना जिसे हम ट्राइट बोल रहे हैं कि ये घिसा पिटा निशान है डायमंड्स पर, ठीक है। तो उसको सही कैसे किया जा सकता है, पॉलिश करके। किससे पॉलिश करके, जो डायमंड डस्ट होती है उससे पॉलिश करके, ठीक है। तो मान लो कोई डायमंड है, उस पर कोई निशान बन गया है, ठीक है। और वो कैसा निशान है, ट्राइट रिमार्क है, यानी घिसा पिटा वाला निशान है। और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है, उसे ओनली डायमंड डस्ट के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, ठीक है। सो डायमंड डस्ट होती है, उस पर उसको लगा के उससे पॉलिश करके उसको ठीक किया जा सकता है। सो ट्राइट का आप देख सकते हो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं। रिमार्क क्या है, यहाँ पे नाउन है। और इसके पहले यानी कि रिमार्क कैसा था, ट्राइट था, यानी कि रिमार्क कैसा था, ट्राइट था। ट्राइट का मतलब घिसा पिटा रिमार्क था, घिसा पिटा निशान था, ठीक है। सो एज एन एडजेक्टिव हम यहाँ पे ट्राइट का यूज़ रिमार्क के लिए कर रहे हैं। सो इसी तरह से इसका यूज़ सेंटेंस में किया जाता है, ठीक है। और आप भी खुद से अपने आप से भी इस सेंटेंस को इस वर्ड से किसी भी सेंटेंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप चाहे तो अपने लाइक आपके पास कोई गाड़ी है तो आप उसको लेकर भी एक सेंटेंस जो है बना सकते हो, ठीक है। सो आप खुद ही किसी वर्ड को जो है सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे कर पाते हो या नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो ये आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपको इन सभी का मीनिंग समझ में आ रहा है, आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, तो बस आप कर ही सकते हो फिर। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब आपके अंदर एक डर है, तो उस डर को बाहर निकालना है और कोशिश करनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी की मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई वर्ड रहता है ऐसा जो समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पिनैकल। पिनैकल का मतलब होता है शिखर, यानी कि टॉप, ठीक है। पिनैकल का मतलब क्या होता है, शिखर यानी कि टॉप। किसी भी पहाड़ का कोई सबसे ऊंचा हिस्सा उसे कहते हैं टॉप, यानी कि हिंदी में बोलते हैं शिखर, ठीक है। सो सबसे ऊंचे हिस्से को हम अपेक्स भी बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं, है ना। सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है उसे हम अपेक्स भी कहते हैं एंड पीक भी कहते हैं, ठीक है। सो ये वर्ड बहुत ही ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या होंगे। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा वही तो एंटोनिम होगा। सो दैट्स वाई बॉटम एंड बेस आर द एंटोनिम्स ऑफ पिनैकल। बॉटम का मतलब क्या हुआ, सबसे नीचे। बेस का मतलब क्या हुआ, बेस तो नीचे ही होता है, सो सबसे नीचे। सो दैट्स वाई बॉटम एंड बेस आर द एंटोनिम्स ऑफ पिनैकल। और पिनैकल का मीनिंग आपने समझ लिया, टॉप, ठीक है। अपेक्स का मतलब भी टॉप, पीक का मतलब भी टॉप। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। दे लुक डाउन ऑन हिम एज फ्रॉम द पिनैकल ऑफ द सब्लिमेस्ट एलिवेशन, यानी कि दे लुक डाउन ऑन हिम, यानी उन्होंने उसकी तरफ देखा। एज फ्रॉम द पिनैकल ऑफ द सब्लिमेस्ट एलिवेशन, यानी कि कोई पर्सन मान लो पिनैकल पर है, पिनैकल मतलब टॉप पर है, ठीक है, टॉप पर है और उसने क्या किया कि नीचे खड़े लोगों की तरफ देखा, ठीक है। सो इस तरीके से इसका यूज़ किया गया है। एंड जो पिनैकल है यहाँ पे एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि आर्टिकल द के बाद हमने पिनैकल का यूज़ किया है, ठीक है। और यहाँ पे कोई देख सकते हो एडजेक्टिव नहीं है, खाली द पिनैकल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव नहीं है। तो यानी कि आर्टिकल के डायरेक्ट बाद हमने नाउन का यूज़ किया है। सो यहाँ पे ये पिनैकल क्या है, नाउन है, और इसी तरह से इसका सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी, यानी कोई पर्सन जो कि स्टबन है। स्टबन मतलब आप जानते ही हो, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। तो स्टबन पर्सन को हम और क्या बोल सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट बोल सकते हैं, ठीक है।
सो गाइज ऑब्ज्यूरेट का मीनिंग आपने समझ लिया। ऑब्ज्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? कोई पर्सन जो कि स्टबन है यानी कि जिद्दी है। तो स्टबन पर्सन यानी कि ऐसा पर्सन जो कि जिद्दी हो, किसी की बात ना मानता हो, ठीक है, उसे कहते हैं ऑब्ज्यूरेट, ठीक है। और उसे स्टबन तो कहते हैं, आप पहले से जानते हो। सो स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कोई पर्सन जो कि अपने ओपिनियन को चेंज ना करता हो, ठीक है, अपने कोर्स ऑफ एक्शन को चेंज ना करना चाहता हो, यानी कि वो जिद्दी हो, किसी के कहने पर भी चेंज ना करे, उसे कहते हैं ऑब्ज्यूरेट यानी कि स्टबन, ठीक है। सो अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। एडमेंट, एडमेंट का मतलब भी होता है कोई जिद्दी पर्सन, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा कठोर हो, यानी कि रिफ्यूजिंग टू बी परसुएडेड और टू चेंज वंस माइंड, यानी कि अपना माइंड चेंज करने से जो रिफ्यूज़ कर दे, ठीक है, माइंड चेंज करने से जो रिफ्यूज़ कर दे उसे कहते हैं एडमेंट, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन कोई बात बता रहा है कि देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, लेकिन कोई माने ना, कोई अपना माइंड चेंज ना करे, कोई अपनी बात पर अटल रहे, यानी कि गलत तरीके से अटल रहे, गलत बात पर अटल रहे, तो उसे कहते हैं एडमेंट बिहेवियर, यानी कि कैसा बिहेवियर? जिद्दी बिहेवियर, ठीक है, उसे कहते हैं जिद्दी बिहेवियर। सो एडमेंट का मतलब वही पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि स्टबन हो, ऑब्ज्यूरेट हो, ठीक है। डॉग्ड का मतलब क्या होता है? देखिए डॉग्ड का मतलब होता है कोई पर्सन ऐसा जो कि अगेन जिद्दी हो, यानी कि हटी हो, ज़बरदस्त हो, उदास हो, एक तरह से उदास भी बोल सकते हैं, ठीक है, डॉग्ड का मतलब, ठीक है। सो ऐसा पर्सन जो कि हैविंग और शोइंग टेनेसिटी एंड ग्रिम परसिस्टेंस, यानी कि उसकी ग्रिम परसिस्टेंस हो, जो कि लेजीली एक्ट करता हो, ठीक है, एंड लेजीली एक्ट करता हो, जिद्दी हो, इस तरह के वर्ड्स इसके मीनिंग होते हैं। सो डॉग्ड का मीनिंग आपने समझ लिया। सभी देखा जाए तो एक तरह से सभी का मीनिंग सेम होता है। ऑब्ज्यूरेट का मतलब जिद्दी, स्टबन का मतलब भी जिद्दी होता है, एडमेंट का मतलब भी जिद्दी पर्सन, डॉग्ड का मतलब भी जिद्दी पर्सन, ठीक है। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। सबमिसिव एंड जेंटल, सबमिसिव एंड जेंटल क्या है? पॉजिटिव वर्ड्स हैं, क्योंकि आपने अभी तक जो देखे वो नेगेटिव वर्ड्स थे। ऑब्ज्यूरेट कैसा था? नेगेटिव था। स्टबन कैसा था? नेगेटिव था। एडमेंट कैसा था? नेगेटिव था। डॉग्ड कैसा था? नेगेटिव था। सभी का मतलब जिद्दी था, यानी कि जिद्दी पर्सन कैसा हुआ? नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव तो हो नहीं सकता। अब देखते हैं इसके पॉजिटिव वर्ड्स क्या क्या होते हैं। तो इसके पॉजिटिव वर्ड जो होंगे वही इसके एंटोनिम्स होंगे। तो देखिए सबमिसिव का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि विनम्र स्वभाव का हो। विनम्र स्वभाव मतलब सुशील स्वभाव का, जो कि अच्छे से बात करता हो, विनम्र हो, किसी की सबकी बात मानता हो, दैट इज़ कॉल्ड सबमिसिव पर्सनैलिटी, यानी कि विनम्र होना किसी का, रेडी टू कन्फर्म टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अदर्स, मीकली ओबीडेंट और पैसिव, यानी कि किसी का आज्ञाकारी होना एक तरह से, ठीक है, उसे हम बोल सकते हैं क्या? सबमिसिव होना, ठीक है, आज्ञाकारी होना किसी पर्सन का, यानी कि डोसाइल होना। आपने डोसाइल वर्ड सुना होगा, डोसाइल मतलब पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। किसी पर्सन का विनम्र होना यानी कि अच्छे स्वभाव का होना, डोसाइल नेचर होना। तो डोसाइल एंड जो सबमिसिव है वो दूसरे दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि डोसाइल का सिनोनिम क्या है, तो आप बोल सकते हो कि डोसाइल का सिनोनिम होता है सबमिसिव, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा जेंटल, जेंटल का मीनिंग भी देखिए यही होता है कि किसी पर्सन का जेंटल होना यानी कि सज्जन होना, शांत होना, दयालु होना, ठीक है। जेंटल का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन का सज्जन होना, सुशील होना, शांत होना, दयालु होना, उसका माइल्ड बिहेवियर होना, काइंड होना उस पर्सन का, दैट इज कॉल्ड जेंटल, ठीक है। सो जेंटल के भी बहुत सारी मीनिंग आपने समझ लिए, सबमिसिव के भी समझ लिए, और ऑब्ज्यूरेट, स्टबन, एडमेंट, डॉग्ड, इन सभी के भी आपने समझ लिए। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ मैसिव एंड ऑब्ज्यूरेट रेजिस्टेंस to reasonable change. It happened because of massive and obdurate resistance. यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? obdurate resistance, यानी कि जो stubborn resistance होता है वो, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैसिव एंड अपडेटेड रेजिस्टेंस टू रीजनेबल चेंज, यानी कि जो चेंज आया है, ठीक है, किसी लाइक अच्छी चीज़ में कोई बुरा चेंज आया है, तो वो किस वजह से आया है? किसी के जिद्दी रवैये की वजह से, ठीक है, किसी की जिद्दी रेजिस्टेंस की वजह से मैसिव हुए और जिद्दी है, ठीक है, मैसिव एंड जिद्दी रेजिस्टेंस की वजह से ये रीजनेबल चेंज आया है, ठीक है। सो अब देखिए इसका हमने यूज़ किस तरीके से किया है। ऑब्ड्यूरेट रेजिस्टेंस के पहले हमने यूज़ किया है, और रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे नाउन है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? नाउन है, और इस नाउन के पहले हमने यहाँ पे ऑब्ड्यूरेट का यूज़ किया है। सो ऑब्ड्यूरेट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव करता है, इसलिए यहाँ पे ऑब्ड्यूरेट क्या है? एडजेक्टिव है। सो इसी तरह से आप भी अपनी तरफ से कोई सेंटेंस बना सकते हो जिसमें आप ऑब्ड्यूरेट को एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हो, और जिसमें इसका मीनिंग, ये जिद्दी वाला मीनिंग जो है वो निकल के आना चाहिए, ठीक है। सो आपने इन सभी का मीनिंग देख लिया, सारे वर्ड्स बहुत ही ईजी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेलमिश। क्वेलमिश का मतलब होता है कोई अनवेल हो, यानी कि अनवेल यानी कि ठीक ना हो, ठीक है। सिकली हो यानी कि बीमार हो, जो कष्ट में हो यानी कि प्रॉब्लम में हो, ठीक है। सो
ऐसा पर्सन जो कि क्वेलमिश हो यानी कि अनवेल यानी कि सही ना हो, ठीक ना हो, ठीक है, क्वेलमिश हो, ठीक है। सो क्वेलमिश का मतलब होता है किसी पर्सन का अनवेल होना यानी कि ठीक ना होना। और जैसे किसी का जी मचला रहा है, किसी को घबराहट हो रही है, तो वो बोलेगा कि मुझे क्वेलमिश हो रही है, ठीक है, आई एम फीलिंग क्वेलमिश, ठीक है। क्या बोलेगा, आई एम फीलिंग क्वेलमिश। सो यानी कि मुझे क्वेलमिश फील हो रहा है, अनवेल फील हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और अनईजी एंड सिकली, अनईजी का मतलब क्या होता है, किसी को ईजी फील ना हो यानी कि किसी को अच्छा फील ना हो रहा हो, यानी कि लाइक किसी को अनईजी तब भी फील होता है जब लाइक उसको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो वो बोलता है कि मुझे कुछ अनईजी सा फील हो रहा है, या फिर उसको अंदर से कुछ घबराहट हो रही होती है या वॉमिट आने वाली होती है, तब वो पर्सन बोलता है कि मुझे अनईजी फील हो रहा है, ठीक है। सो इन सिचुएशंस में हम अनईजी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं एंड क्वेलमिश का कर सकते हैं। और सिकली का मतलब होता है बीमार पर्सन, ठीक है, जो सिकली हो। आप देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए ये सभी वर्ड्स अनईजी, अनवेल, सिकली, क्वेलमिश, ये सब कैसे थे, नेगेटिव वर्ड्स थे। तो इसके एंटोनिम्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेंट, कंटेंट का मीनिंग होता है कोई पर्सन जो कि कंटेंट हो यानी कि शांत हो, यानी कि खुश हो, हैप्पी हो, इन अ स्टेट ऑफ पीसफुल हैप्पीनेस, ठीक है। सो पीसफुल हैप्पीनेस जो होती है उसमें किसी पर्सन का होना, उसे कहते हैं कंटेंट, ठीक है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, संतुष्टि होना, ठीक है, यानी कि एक तरह से सेटिस्फेक्शन वाली स्टेट में होना। कैसी स्टेट, सेटिस्फेक्शन वाली स्टेट में होना, ठीक है। किसी पर्सन का सेटिस्फाई होना उसे कहते हैं कंटेंट होना, यानी कि वो अगर कोई पर्सन सेटिस्फाई है, सेटिस्फेक्शन की स्टेट में है, तो इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, वो पर्सन कैसा है, मतलब कंटेंट है, यानी कि पीसफुल है, हैप्पीनेस है उस पर्सन के अंदर, ठीक है, पीसफुल हैप्पीनेस है। हेल्दी का मतलब क्या हुआ, जो पर्सन हेल्दी हो यानी कि स्वस्थ हो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। ही फेल्ट एक्सट्रीमली डिजी एंड क्वेलमिश, उसे कैसा फील हो रहा था, एक्सट्रीमली डिजी फील हो रहा था, ठीक है, यानी कि डिजी मतलब बहुत ही आलसीपन सा फील हो रहा था, ठीक है। डिजी का मतलब क्या होता है, अनईजी फील होना, डिजी मतलब अनईजी, ठीक है। तो आपने अनईजी वर्ड अभी मैंने आपको बताया, तो अनईजी का मतलब होता है अच्छा फील ना होना, या डिजी का मतलब होता है चक्कर आने वाला, ठीक है, चक्कर आ रहे होते हैं, ठीक है, लड़खड़ा रहे होते हैं हम, ठीक है, लाइक एक तरह से हक्के बक्के टाइप रह जाते हैं, या हैविंग मेक समवन फील अनस्टेडी, कंफ्यूज्ड और अमेज्ड, किसी पर्सन का अनस्टेडी फील होना, कंफ्यूज फील होना, अमेज्ड फील होना, या उसे चक्कर आना, उसके पैर लड़खड़ा रहे हो, वो अशांत हो यानी कि प्रॉब्लम में हो, ईजी लेस हो, उसे कहते हैं डिजी। क्या कहते हैं, डिजी। डिजी का मतलब क्या होता है, किसी पर्सन का अनईजी फील करना, ठीक है। क्वेलमिश का मतलब मैंने आपको बताया कि अनवेल। सो यहाँ पे क्वेलमिश का यूज़ किया गया है, और कैसे किया गया है, एडजेक्टिव की तरह किया गया है, क्योंकि किसको फील हो रहा था, ही को फील हो रहा था। तो ही को कैसा फील हो रहा था, यानी कि ही कैसा था उस टाइम, क्वेलमिश था, डिजी था। क्वेलमिश मतलब अनवेल था, और डिजी मतलब कैसा था, अनईजी था, ठीक है। सो ही फेल्ट एक्सट्रीमली डिजी एंड क्वेलमिश। इस तरीके से आपको इन सब का जो यूज़ है सेंटेंस में वो समझ में आ गया होगा। और आप देख सकते हो एज एन एडजेक्टिव हम इसका वर्क कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। और क्वेलमिश और डिजी का यूज़ किस लिए किया गया है, ही के लिए किया गया है। क्वेलमिश एंड डिजी इन दोनों का यूज़ यहाँ पे ही के लिए किया गया है, इसलिए डिजी भी आपका एडजेक्टिव हुआ एंड क्वेलमिश भी आपका एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इन सभी वर्ड्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अब हम करते हैं इन सभी वर्ड्स का रिवीजन। ये सभी वर्ड्स मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं, आज के जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। अब हम करते हैं फटाफट से इनका रिवीजन, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को कभी ना भूलो, ठीक है। फैक्शियस का मतलब क्या है, होता है फैक्शियस का मैंने आपको मतलब बताया था, कॉन्फ्लिक्ट होना किसी वर्ड्स दो लोगों के अंदर, यानी कि लड़ाई झगड़ा कराना। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि लड़ाई झगड़ा कराता हो उसे कहते हैं फैक्शियस, ठीक है। फॉरे का मतलब होता है अटैक, यानी कि आक्रमण करना। सो सिंपली अटैक का मतलब होता है फॉरे, ठीक है। आक्रमण अगर आप किसी पे कर रहे हो तो उसे आप वैसे बोलोगे अटैक, और अगर आप डिफरेंट वर्ड यूज़ करोगे तो आप क्या बोलोगे, फॉरे, ठीक है। नेक्स्ट है एंडियर। एंडियर का मीनिंग मैंने आपको बताया था, अट्रैक्ट अटेंशन, यानी कि किसी का अटेंशन अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो आप क्या कर रहे हो, एंडियर कर रहे हो। अगर आप किसी का अटेंशन अट्रैक्ट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, एंडियर कर रहे हो, कैप्टिवेट कर रहे हो, चार्म कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है फिगरेटिव। फिगरेटिव का मतलब होता है इनडायरेक्ट, यानी किसी बात को इनडायरेक्ट तरीके से कहना, दैट इज कॉल्ड फिगरेटिव। और इसके अलावा फिगरेटिव को और क्या क्या बोलते हैं, मेटाफोरिकल बोलते हैं, एलेगोरिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था इनैमर। इनैमर का मतलब होता है डिलाइटेड बाय, यानी कि आनंदित होना, ठीक है। आनंदित होना मतलब कि
किसी को वही, जैसे मैंने आपको पीछे एक वर्ड बताया था यहाँ पे एंडियर, सो एंडियर का जो मीनिंग होता है वही यहाँ पे इनेमर का मीनिंग है, यानी किसी को आकर्षित करना, किसी को मोह लेना, किसी को मंत्रमुग्ध कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड इनेमर। इसी तरह से इंचेंट एंड फैसिनेट का मीनिंग भी यही होता है, और ये क्या होता है, वर्ब होता है। इनेमर क्या होता है, वर्ब होता है। यहाँ पे कुछ करने का सेंस आ रहा है ना, तो किसी भी वर्ड के मीनिंग में अगर कुछ करने का सेंस आता है तो वो हमेशा वर्ब होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप किसी भी वर्ड के मीनिंग के थ्रू आप उसकी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मैंने क्या तरीका बताया, तरीका ये है कि अगर किसी वर्ड के मीनिंग में कुछ भी करने का सेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप इजीली किसी की भी पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरीके को हमेशा ध्यान रखना। मैं हर वीडियो में आपको ये तरीका बताती हूँ जिससे कि आप इसे बार बार रिवाइज करते रहो एंड कभी ना भूलो। ठीक है, सो आपको समझ में आ गया होगा इनेमर का मीनिंग। अब देखिए नेक्स्ट है रेप्लेविन। रेप्लेविन का मतलब होता है केस ब्राउट टू कोर्ट, यानी कोई केस जो कि कोर्ट में ले जाया गया हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेप्लेविन। एंड एक्यूजेशन का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। डिस्प्यूट का मतलब होता है डिस्प्यूट होना यानी झगड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ट्राइट। ट्राइट का मतलब होता है सिली होना, यानी कि जैसे घिसा पिटा होना, जैसे कि कार पे कोई डेंट लग जाता है या कार जो हमारी घिस जाती है या हमारी कोई और गाड़ी जो है घिस जाती है तो उसे कहते हैं ट्राइट हो जाना, यानी कि घिसा पिटा होना। ठीक है, इसके अलावा बैनल एंड डल का भी मतलब सेम होता है। पिनाकल का मतलब होता है टॉप, यानी कि शिखर। सो जो टॉप होता है यानी कि किसी पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा। ठीक है, या फिर आपने कोई चीज़ बनाई है तो उसका जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, जो टॉप है, उसे हम कहते हैं पिनाकल। ठीक है, सो अपेक्स एंड पीक उसे कहते हैं अपेक्स एंड पीक। अपेक्स एंड पीक का मतलब भी होता है टॉप, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है कोई पर्सन जो कि स्टबन है, यानी कि जिद्दी है। तो स्टबन पर्सनैलिटी जिसकी होती है उसे हम स्टबन तो बोलते ही हैं, इसके अलावा ऑब्ड्यूरेट भी बोलते हैं। सो स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ये सभी वर्ड्स का मीनिंग जो है सेम होते हैं। इसके अलावा एडमेंट का मतलब और डॉग्ड का मतलब भी हो जिद्दी होता है, जिद्दी यानी कि स्टबन। ठीक है, सो इन सभी वर्ड्स का भी याद रखिएगा। देखा जाए तो ऑब्डबन, आपने स्टबन तो सुना होगा, लेकिन ऑब्ड्यूरेट, एडेमेंट, डॉग्ड, ये सभी वर्ड्स को भी आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वो वर्ड्स आते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं या फिर जो हमने कम सुने होते हैं। ऐसे वर्ड्स एग्जाम में आते हैं जो हमने कम सुने होते हैं, इसलिए आप न्यू न्यू वर्ड्स को ध्यान दीजिएगा और उन्हें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेलमिश। क्वेलमिश का मैंने आपको मतलब बताया था कि अनवेल होना किसी पर्सन का, यानी कि अनईजी फील करना, अच्छा फील ना करना, सिकली फील करना, दैट इज़ कॉल्ड क्वेलमिश। ठीक है, सो क्वेलमिश का मीनिंग आपको समझ में आ गया, और ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सभी वर्ड्स को समझ लिया, प्लस उनका रिवीजन भी कर लिया। तो अब आप इन वर्ड्स को कभी नहीं भूलोगे, बट इसके बाद भी आपको टाइम टू टाइम इसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि आप जानते हो हमारा माइंड ऐसा होता है कि हम कुछ टाइम बाद चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। तो आपको इन सभी वर्ड्स को भूलना नहीं है, नहीं तो सारा जो आपने मेहनत की है वो सभी पानी फिर जाएगा उस पर। तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी मेहनत पर पानी फिरे, तो आप इन सभी वर्ड्स को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ सकते हो। पहले मे भी टेलीग्राम जो लिंक है वो वर्क नहीं कर रहा होगा, बट वो अब वर्क कर रहा है। तो आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप सीधे पहुँच जाओगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में एंड चैनल में। ग्रुप में क्विजेस होती है, क्विजेस अटेंड करके आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हो, एंड जो PDF है, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको मेरे चैनल से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लाइक करते हो तो मैं आगे वीडियोस को कंटिन्यू रखती हूँ, एंड जब मैं कंटिन्यू नहीं रखती हूँ तो आप बोलते हो कि मैम वीडियो आपकी क्यों नहीं आ रही है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो, अगर आपको यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो यूज़फुल लग रही है, इसलिए मैं आगे वीडियो कंटिन्यू रखती हूँ। तो आपको अगर चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपको देती रहूँ बना के, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि लाइक एंड कमेंट ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो यूज़फुल लगी है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो जिससे कि आप चाहते हो कि इस वीडियो से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, तो सभी को शेयर कीजिए, जिससे सभी लोग पढ़ें, सभी लोग लिखें। एंड आप जानते हो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए आपको इन सभी को ये वीडियो को शेयर करना है, जिससे कि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग आगे बढ़ें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पे करने के लिए उनके पास मनी नहीं होता है, क्योंकि आजकल स्टडी भी इतनी मतलब महंगी हो गई है कि जो गरीब इंसान है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। इसलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि ये जो फ्री एजुकेशन है उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, मोस्टली उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको जो मनी खर्च करके स्टडी नहीं कर सकते हैं। एज़ यू नो कि स्टडी जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि मनी की वजह से नहीं रुकनी चाहिए। सो दैट्स वाई आप इसे जहाँ तक उसे शेयर कर सकते हैं आप इसे शेयर कीजिए।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपको ऐसी ही आगे आने वाली वीडियोस को देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज ही मैं टेंस की वीडियो भी जो पार्ट 2 है जिसमें मैं आज क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, क्योंकि पार्ट 1 जो मैंने आपको कल दिया था उसमें मैंने आपको रूल्स समझाए थे। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आज मैं जो दूसरी वीडियो आपको पार्ट 2 की देने वाली हूँ उसमें हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप अगर पार्ट 1 को देख लेते हैं और पार्ट 1 को देखने के बाद अगर आप पार्ट 2 को करते हैं तो उसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सबसे पहले क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब आप क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करेंगे तो उसके बाद आपको उसके आंसर को समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपके माइंड में वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो माइंड में फिट होना सभी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सो आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।